जहां एक तरफ मिराज की ताकत जानने का उपाय निकाला चाइना ने, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के ऊपर दोहरा वार किया है भारत ने, एक लक्षद्वीप में और दूसरा WTO में। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीनी वायुसेना और संयुक्त अरब अमीरात एयरफोर्स चीन के सिंजियांग प्रांत में फाल्कन सिंह 2024 नाम से जॉइंट अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित कर रहे हैं। इस अभ्यास में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना ने अपने 2 लड़ाकू विमानों J-10C और J-16 को तैनात किया है। वहीं UAE की वायुसेना अपने मिराज 2000 फाइटर जेट के साथ ताकत दिखा रही है। खास बात यह है कि फ्रांसीसी मूल के मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल चीन के 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी भारत और ताइवान इस्तेमाल करते हैं। इस अभ्यास में चीन को मिराज की ताकत को जानने का मौका भी मिलेगा। UAE के रक्षा मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अभ्यास की घोषणा की थी। रक्षा मंत्रालय ने पोस्ट में कहा कि UAE और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच संयुक्त सहयोग के ढांचे के भीतर दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फाल्कन शील्ड 2024 शुरू की जाएगी। UAE ने 3 विमानों को एक अज्ञात हवाई अड्डे पर दिखाते हुए 2 तस्वीरें भी जारी करी थी। हालांकि चीन और UAE की वायुसेना ने अभी तक अभ्यास के विशिष्ट विवरण और तैनात किए गए सभी लड़ाकू विमानों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। UAE की वायुसेना मुख्य रूप से F-16 और मिराज 2000 जैसे पश्चिमी लड़ाकू विमानों का उपयोग करती है। उसके पास फ्रांसीसी निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों का मौजूदा ऑर्डर है। मिराज 2000 की तैनाती से चीन के लिए महत्वपूर्ण अनुभव हासिल होने वाला है, खासकर जब ताइवान और भारत इस फ्रांसीसी लड़ाकू विमान का इस्तेमाल करते हैं। पश्चिमी मूल के विमानों और पश्चिमी मॉडल पर आधारित युद्ध रणनीति का उपयोग पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लिए चीन के घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रम में लाभकारी हो सकता है। चीन ने अभ्यास में 4थी पीढ़ी के 2 विमान तैनात किए हैं, जो वर्तमान में PLA एयरफोर्स की रीढ़ है। इनमें J-10 का नवीनतम संस्करण J-10C है। ये सिंगल इंजन वाला जेट फाइटर है जो सभी मौसम की स्थिति में काम कर सकता है। इसमें एक इंफ्रारेड ट्रैकिंग लक्ष्य प्रणाली, सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए सरनी रडार, एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली की सुविधा देता है। ये PL-15 एयर टू एयर मिसाइलों से भी लैस है और अधिक शक्तिशाली WS-10B इंजन से संचालित है। इसके साथ ही चीन ने 2 इंजन वाला J-16 भी इस अभ्यास में उतारा है। 4+ पीढ़ी का यह अत्याधुनिक विमान मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर है जो WS-10A इंजन से संचालित है। इसे ऐसा रडार से लैस किया गया है। इसके साथ ही अपने रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए J-16 इकाइयों को ऐसे पेंट से सजाया गया है जो रडार वेव्स को अवशोषित कर लेता है। अब देखने वाली बात होगी कि ये परीक्षण और ये युद्धाभ्यास भारत के लिए कहीं कोई बड़ा खतरा न हो। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अब एक बड़ा एक्शन लिया है चाइना के खिलाफ। PM मोदी की सरकार ने लक्षद्वीप के अगाती और मिनिकॉय द्वीपों पर 2 मिलिट्री एयरफील्ड्स बनाने की अनुमति दे दी है। मिनिकॉय पर नया रनवे बनेगा, जबकि अगाती द्वीप पर मौजूद रनवे को अपग्रेड किया जाएगा, उसे और बढ़ाया जाएगा। अब इससे क्या फायदा होगा? लक्षद्वीप में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद अब भारत सरकार ने तय किया है कि अगाती और मिनिकॉय आइलैंड पर 2 नए एयरफील्ड्स बनाए जाएंगे। अगाती पर मौजूद पुराने रनवे को सुधारा जाएगा, बढ़ाया जाएगा, जबकि मिनिकॉय आइलैंड पर नया रनवे बनाया जाएगा। फ्यूचर में मिनिकॉय द्वीप पर नौसैनिक बेस INS जटायु भी बनाया जाएगा। इस बेस की दूरी मालदीव से 524 किलोमीटर है। इस बेस और रनवे से भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना मालदीव और चीन की हरकतों पर सीधी नजर रख पाएंगे। अगाती आइलैंड की एयर स्ट्रिप को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि भारतीय सेनाएं हिंद और अरब सागर में शांति स्थापित कर सकें। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में समुद्री सुरक्षा को बरकरार रख सकें। पूर्व में अंडमान और पश्चिम में लक्षद्वीप पर मजबूत तैनाती से भारत की समुद्री सीमा सुरक्षित रहेगी। साथ ही दोनों द्वीप समूह पर पर्यटन भी बढ़ेगा। लोग यहाँ घूमते समय सुरक्षित महसूस करेंगे। सरकार के अनुसार मिनिकॉय द्वीप पर डुअल पर्पस एयरफील्ड बनाया जाएगा।
एयरपोर्ट होगा जहां से फाइटर जेट का संचालन तो होगा ही, इसके अलावा आम नागरिक विमान भी आ जा सकेंगे। साथ ही अन्य मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ हो पाएगा। इससे पहले सिर्फ मिलिट्री इस्तेमाल के लिए एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास गया था, लेकिन अब उसे अपग्रेड करके डुअल पर्पस एयरफील्ड के तौर पर फिर से भेजा गया है। अगर यहाँ पर एयरफील्ड बनती है तो भारत अरब सागर और हिंद महासागर में चारों तरफ कड़ी निगरानी रख सकेगा, समुद्री लुटेरों की कार्यवाही पर विराम लगा सकेगा। नौसेना और वायुसेना के लिए हिंद महासागर और अरब सागर में ऑपरेशन करना ज्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही चीन की बढ़ती गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भी मौका मिलेगा। मिनिकोय आइलैंड पे एयर स्ट्रिप बनाने का सबसे पहला प्रस्ताव इंडियन कोस्ट गार्ड ने दिया था। वर्तमान प्रस्ताव के तहत इस नए एयरपोर्ट और एयरफील्ड का संचालन भारतीय वायुसेना करेगी। लक्षद्वीप के आसपास फिलहाल सिर्फ एक ही एयर स्ट्रिप है, यह अगाती आइलैंड पर है। यहाँ पर हर तरह के विमान नहीं उतर सकते हैं। कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट को बनाने का प्रस्ताव फुल प्रूफ है, कई बार रिव्यू किया जा चुका है। पीएम मोदी के लक्षद्वीप यात्रा के बाद ये पूरा द्वीप समूह चर्चा में आया था। लक्षद्वीप के कवरत्ती आइलैंड पर भारतीय नौसेना का आईएनएस द्वीप रक्षक नौसैनिक बेस है। यहाँ पर भारतीय नौसेना पहले से मजबूत है, लेकिन अब तैयारी हो रही है कि वायुसेना की मौजूदगी और ताकत बढ़ाने की। आईएनएस द्वीप रक्षक दक्षिणी नौसैनिक कमांड का हिस्सा है। यहाँ पर 2012 से संचालित हो रहा है। नौसेना कवरत्ती द्वीप पर 1980 के दशक से संचालन कर रही है। यहाँ पर उसकी अस्थायी फैसिलिटी मौजूद थी। जैसे ही मिनिकोय में एयरफील्ड बनेगा, उसकी वजह से इस इलाके के आसपास चीन की नौसेना जो हरकत करती है उस पर विराम लगेगा। साथ ही जो व्यावसायिक जहाज सुएज कैनाल, पारस की खाड़ी की तरफ जाते हैं, उन्हें 9 डिग्री चैनल यानी कि लक्षद्वीप और मिनिकोय होने वाले रूट से जाना होता है। तो ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। किसी जहाज को सुंदा या लोबलोंग की खाड़ी की तरफ जाना है तो उसे 10 डिग्री चैनल यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास से गुजरना होगा। ऐसे में दोनों जगहों पर मजबूत सुरक्षा और निगरानी दस्ता होना चाहिए, जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सके। वैसे आपको बता दूं, सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि भारत ने WTO में भी अब चाइना के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। और WTO में भारत ने ये कहा है कि देखिए, चाइना के साथ मेरा व्यापार घाटा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब ऐसा करने से क्या होगा? बात तो सही है कि भारत और चाइना के व्यापार घाटा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो WTO में इस केस को ले जाने से क्या होगा? इस केस को WTO में ले जाने का मतलब ये है कि भारत ये कहना चाहता है कि बायलैटरल ट्रेड में अब अगर हम एक्शन लेते हैं तो इस पर आप ज्यादा कुछ मत कहना। यानी ऐसा लगता है जैसे चाइना के ऊपर अभी भारत का और भी कई सारा एक्शन होना तय माना जा रहा है। बात भी सही है, भारत के अंदर चाइना बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है जबकि इंपोर्ट बहुत कम करता है। और ऐसा ही प्रश्न यूरोपीय यूनियन ने भी उठाया है। यूरोपीय यूनियन ने भी कहा है कि चाइना बहुत सारे गलत प्रैक्टिसेस करता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।